तू क्या सोच रहा है? तेरे जाने के बाद क्या हम भूखे मरेंगे? अरे है मेरा छोटा बेटा, वो मुझे कमा कर खिलाएगा और तेरी कोई जरूरत भी नहीं है हमें। जा ले जा अपनी पत्नी को और अपनी इस बेटी को इस घर से। सुधा चलो यहाँ से। खड़े खड़े क्या मुंह ताक रही हो इन लोगों का? अपनी इतनी बेइज्जती कराने के बाद तुम्हारा मन नहीं भरा क्या? और भी कुछ रह गया है बाकी जो करवाना बाकी है? हाँ ले जा अपनी इस बीबी को। तू क्या सोच रहा है ये नहीं रहेगी तो हमें कोई खाना बनाकर नहीं खिलाएगा? अरे आ गई है मेरी छोटी बहू, वो मुझे खाना बनाकर खिलाएगी। ले जा अपनी इस कामचोर बीबी को। अरे कैसी माँ हो, अपने राम जैसे बेटे को और सीता जैसी बहू को घर से निकाल रही हो। अरे रोक लो उन्हें, पछताओगी तुम एक दिन। खबरदार जो आपने बीच में बोलने की कोशिश भी की तो वरना मैं भूल जाऊंगी कि आप मेरे कौन लगते हैं। इतना कुछ सुनने के बाद भी बेशरम ही होंगे ये लोग जो वापस घर में लौट कर आएंगे। बेटा रुक जाओ, मत जाओ बेटा। तुम अपनी माँ का स्वभाव तो जानते ही हो ना, उसकी बातों को दिल में लेकर बहू को और बच्चे को घर से लेकर मत जाओ। रुक जाओ बेटा। भैया मत जाइए, भाभी मत जाइए। मेरे कंधों पर आप सारे घर की जिम्मेदारी डालकर जा रहे हैं। मुझे तो कुछ भी नहीं आता है भैया, प्लीज भैया रुक जाइए। दीदी मुझे आए हुए इस घर में 4 दिन भी नहीं हुआ है और आप मुझे इस तरह छोड़कर जा रही हैं। मैं कैसे कैसे सारे घर को संभालूंगी? मुझे तो अभी ये भी नहीं पता है दीदी कि रसोई में आटा दाल चावल चीनी शक्कर का डब्बा कहाँ रखा हुआ है। दीदी ये घर आपके और भैया के बिना एकदम अधूरा है। आप इस घर को छोड़कर मत जाइए दीदी। हम दोनों देवरानी जेठानी इस घर में बहन बहन बनकर रहेंगे दीदी। मम्मी जी की बातों को आप दिल से मत लीजिए प्लीज दीदी। मीनू मेरे बस में कुछ भी नहीं है, मैं खुद ही ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मेरी मजबूरी बन गई है। अब मैं इस घर में रह भी नहीं सकती हूँ। मैंने अभी तक अपने ससुराल के प्रति सारा फर्ज ईमानदारी से निभाया है मीनू, लेकिन आज मेरा फर्ज मेरे पति के प्रति है। आज मुझे अपने पति के प्रति अपना फर्ज निभाना ही पड़ेगा। मैं भी जब इस घर में आई थी तो मुझे भी कुछ नहीं पता था मीनू। सारी चीजें तुम्हें खुद समझ में आ जाएंगी, तुम टेंशन मत लो। धीरे धीरे करके तुम सब कुछ समझ जाओगी। अपने आप तुम्हें जिम्मेदारी उठाने का आदत पड़ने लगेगी। तुम टेंशन मत लो मीनू। माँ बाप के घर से कोई सीख कर नहीं आता है। हर किसी को अपने ससुराल में कुछ नया सीखना ही पड़ता है। भैया प्लीज भैया रुक जाइए भैया, मेरी बात मान लीजिए। माँ की बातों को इतना दिल से मत लगाइए भैया। माँ की तो आदत जानते हैं ना आप, माँ तो बड़बोली है, कुछ भी बोल जाती हैं गुस्से में। अनुज मैं भी नहीं चाहता हूँ कि मैं इस तरह अपना घर अपना परिवार अपनी बच्ची बसाई गृहस्थी छोड़कर अपने बीवी बच्चे को लेकर कहीं बाहर रहने जाऊँ, लेकिन अनुज अब पानी सर से ऊपर चला गया है। 4 साल हो गए मेरी शादी को, लेकिन 4 साल में माँ ने एक दिन भी मेरी पत्नी को सुकून से नहीं रहने दिया है। मैंने हमेशा मैंने माँ का पक्ष लिया और हमेशा मैंने अपनी बीवी को डांटा है, उसे समझाया है ये कहकर कि आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा, लेकिन माँ ने अति ही कर दी है। अब बर्दाश्त से बाहर हो गया है। बेटा एक माँ के खातिर तू हम तीनों को छोड़कर जा रहा है, अपने बूढ़े बाप को छोड़कर जा रहा है। अरे कम से कम उसका ना सही तो मेरा तो ख्याल कर। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैं समय समय पर आपको फ़ोन करते रहूँगा और मैं आपको अपना पता भी दे दूँगा कि मैं कहाँ रहता हूँ। मैं आप लोगों से मिलने ज़रूर आया करूँगा। ऐसा नहीं है कि घर छोड़कर जा रहा हूँ तो मैं आप लोगों से रिश्ता तोड़ रहा हूँ। पापा हमारा रिश्ता ऐसे ही बना रहेगा। अनुज तुम माँ का और पापा का ख्याल बहुत अच्छे से रखना। ये जिम्मेदारी आज से मैं तुम्हें सौंप कर जा रहा हूँ। चलो सुधा हमें देर हो रही है। विनय और सुधा घर छोड़कर जा चुके थे। अनुज और मीनू की शादी को अभी 5 दिन ही हुआ था। विनय और सुधा की शादी को 4 साल हो चुके थे। इन 4 सालों में कांता देवी ने अपनी बहू सुधा का जीना हराम करके रखा था। उसे इतना ताना इतने टॉर्चर इतना परेशान करती थी कि बेचारी ने एक दिन आत्महत्या करने की तक कोशिश कर दी, लेकिन किसी तरह उसके पति ने उसे बचा लिया और बहुत समझाया। बहुत समझाने के बाद सुधा मान तो गई, लेकिन बस वही आए दिन कांता जी अपनी बहू सुधा की चाय में नुक्स निकालती थी, उसके बनाए हुए खाने में नुक्स निकालती थी, उसके धुले हुए कपड़े में नुक्स निकालती थी, हर काम में नुक्स निकालती ही रहती थी और इस बात को लेकर उसे बहुत गाली बहुत गुप्तार सुनाया करती थी। जब तक मीनू इस घर में रो न लेती थी तब तक उसके गले के नीचे से निवाला न उतरता था। कांता जी ने सुधा की ऐसी हालत कर दी थी। कांता जी बहुत ही उग्र स्वभाव की थी, उनके सामने उनके पति की और उनके दोनों बेटों की नहीं चलती थी। इसलिए कांता जी का बड़ा बेटा कुछ भी नहीं बोलता था, चुपचाप सारी बातें सुनते रहता था। उसे पता सब था कि उसकी माँ उसकी पत्नी के साथ बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, लेकिन विनय कुछ भी नहीं बोलता था क्योंकि उसे उसकी माँ से बहुत ज्यादा डर लगता था। अपनी छोटी सी बच्ची के साथ कैसे कैसे सुधा घर का काम करती थी तो ये सब कोई देखते थे, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं सकता था। जब अनुज और मीनू की शादी हुई तो अनुज और मीनू की शादी के 3 दिन बाद ही सुधा शादी के काम करते करते एकदम ही थक गई। थकान के मारे वो सो गई। इस बात को लेकर कांता जी ने सुधा के साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया कि घर में सारे मेहमान हैं और तू सो कैसे गई। लेकिन सुधा इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि उसे दोपहर में नींद लग गई। महज आधा घंटा ही सोई थी सुधा, तभी उसकी सास ने आकर जोर से धक्का मारा और सारे मेहमानों के सामने
उसे दोनों गाल में जोरदार 2 थप्पड़ जड़ दिए, जिसे देखकर विनय को बहुत ही ज्यादा दुख लगा और अगले दिन विनय ने अपना सारा सामान पैक कर लिया और अपनी पत्नी के मान सम्मान के खातिर वो ये घर छोड़कर चला गया। बड़ा ताव बताकर लेकर गया है अपनी पत्नी और अपनी बच्ची को। देखना 2 दिन में यदि वापस ना आया ना तो मेरा भी नाम कांता देवी नहीं। नाक ना रगड़वाली मैंने दोनों मियाँ बीबी की दहरी में ना तो मेरा भी नाम कांता देवी नहीं। रुपए रुपए के लिए तरस जाएंगे, सब समझ में आ जाएगा। मीनू बहू इधर आओ। जी मम्मी जी। मीनू बहू हमारे लिए अदरक वाली चाय और थोड़े से पकोड़े बना कर लाओ। जी मम्मी जी बेसन कहाँ रखा हुआ है? मुझे बेसन नहीं पता है। अरे रसोई तो पता है ना तुम्हें कि रसोई कहाँ है? जाओ रसोई में इतने सारे डब्बे हैं, डब्बों में ढूंढ लो, जाकर देखो कहाँ रखा हुआ है बेसन और बढ़िया अजवाइन डालकर बनाना। लेकिन मम्मी जी इतने सारे डब्बों में बेसन का डब्बा कौन सा है? मैं कैसे पहचानूंगी? कहाँ ढूंढूंगी इतने सारे डब्बों के बीच में? कैसे ढूंढूंगी का क्या मतलब है? भगवान ने तुम्हें हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, जाओ अपने हाथों को चलाओ और हाथों से डब्बे निकाल कर देखना कि बेसन कौन सा है। बेसन की पहचान तो तुम्हें है ना, या वो भी नहीं है? जाओ जाकर बेसन ढूंढो। जी मम्मी जी। हे भगवान, सारी बलाबत्तर मेरे सर पर ही आकर पड़नी थी क्या? हे भगवान, इतनी बड़ी रसोई में मैं बेसन का डब्बा कहाँ से ढूंढूं? मुझे तो ये भी नहीं पता है कि कहाँ क्या चीज रखी हुई है। 4 दिन में सारे घर की जिम्मेदारी कैसे उठा लूंगी मैं? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ मीनू, तुम बहुत गुस्से में दिख रही हो। गुस्से में ना दिखूं तो और क्या करूं? आपके भैया भाभी को गए हुए भी बेचारों को घंटा भर भी नहीं हुआ है और आपकी माँ को पकोड़े खाना है। इन्हें खुशी हो रही है कि इनके बड़े बहू बेटे घर छोड़कर चले गए हैं। अरे कैसी है यार आपकी माँ? मुझे तो समझ में नहीं आता है किस तरह की ये औरत है वो। अब आप बताइए, मुझे इतनी बड़ी रसोई में ये नहीं पता है कि कहाँ क्या सामान रखा है। मैं कहाँ बेसन का डब्बा ढूंढूं, कहाँ अजवाइन ढूंढूं, मुझे तो ये भी नहीं पता है। मैं बोली कि मुझे बेसन का डब्बा बता दीजिए तो मुझे 4 बातें सुनाकर वहाँ से और भगा दिया। ज्यादा परेशान मत हो मीनू, घर में मेड है ना, काम वाली बाई है ना, उससे बोल दो, वो तुम्हारे लिए सारा सामान तैयार कर देगी। तुम बस पकोड़े तलकर मम्मी को दे देना। क्या खाक काम वाली बाई है? दीदी के साथ झगड़ा हुआ तो मम्मी जी ने काम वाली बाई को तक छुड़ा दिया है। दीदी भी चली गई हैं। अब मैं अकेली कहाँ परेशान हूँ, आप ही बताइए। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करवा देता हूँ, तुम अकेले परेशान मत हो। अनुज, मम्मी जी के ऐसे स्वभाव के लिए आप लोग उन्हें क्यों नहीं बोलते हैं? क्यों आप लोग उन्हें कुछ नहीं बोलते हैं? चुपचाप उनके सामने बुद्ध बने खड़े रहते हैं। वो इस तरह की हरकत करती हैं। आज उनके बड़े बहू बेटे घर छोड़कर जा चुके हैं। घर पूरा वीरान हो गया है आज उनके जाने से। मीनू, उनके सामने पापा को भी बोलने की हिम्मत नहीं होती है तो फिर मेरी तो बात ही दूर है। इस घर में मर्द जरूर हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ नाम के मर्द हैं। इस घर में सिर्फ चलती है हमारी माँ की ही। माँ यदि आम को इमली बोलेंगी तो हमें भी इमली ही बोलना पड़ेगा। माँ यदि दिन को रात बोलेगी तो हमें भी रात ही बोलना पड़ेगा। यह हमारी मजबूरी है। शुरू से ही माँ ने इतना दबदबा बना कर रखा है सारे घर में कि घर उन्हीं के हिसाब से चलता है और घर में रहने वाले लोग भी उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। 4 साल तक बड़ी भाभी ने क्या कुछ नहीं सहा है, लेकिन आज पानी सर से ऊपर चला गया, इसलिए उन्होंने अपनी पत्नी को यहाँ से ले जा लिया है। लेकिन ये गलत किया है भैया ने। ये घर भैया का भी था, भैया का भी उतना ही हक था जितना हक इस घर में मम्मी जी का है, क्योंकि भैया भी इस घर में अपना योगदान देते हैं। भैया कमाते हैं, सारी घर गृहस्थी चलती है। इस तरह भैया और भाभी को घर छोड़कर नहीं जाना था, उन्हें तो हक से इस घर में रहना था और जो मुसीबतें आ रही थी उनका सामना करना था। इस तरह घर छोड़कर भागना कोई समझदारी वाली बात नहीं है। अत्याचार करने वाले से अत्याचार सहने वाला ज्यादा अपराधी होता है। इसलिए अनुज, मैं तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो मम्मी जी की हर एक बात का खंडन करूंगी। नहीं मीनू, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। तुम बस चुपचाप अपना सारा काम करोगी, उसके अलावा तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो मम्मी बोले उसके आगे हाँ हाँ बोलते जाना, बस काम खत्म। मैं गलत का साथ दे नहीं सकती और गलत अपने साथ होने दे नहीं सकती। आप एक बात ध्यान रखिएगा अनुज जी, बगावत करना मुझे भी आता है, ऐसे लोगों का विरोध करना मुझे भी आता है। चलो वो सब तो छोड़ो, अभी वो सब बात की बात है। चलो हम दोनों मिलकर पकोड़े बनाते हैं। अरे बहू, तुम्हें कब से हमने पकोड़े बनाने के लिए बोला है? क्या कर रही हो यहाँ? अभी तक तो हम चुटकियों में 10 लोगों के लिए नाश्ता बनाकर रख देते। अरे हाँ मम्मी जी, हम दोनों मिलकर अभी बना ही रहे थे पकोड़े। वो क्या है ना, मैं नई नहीं हूँ इस घर में, मुझे पता नहीं है कि बेसन का डब्बा कहाँ है, अजवाइन का डब्बा कहाँ है, तेल कहाँ है। सारी चीजें पता करने के लिए समय भी तो लगेगा ना। अच्छा, तो तुम अपने पति के हाथ पकोड़े बनवाओगे? तुम्हें कुछ लगता नहीं है? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतना भी तरीका नहीं सिखाया है क्या? रसोई में पतियों को काम नहीं रहता है। माँ, वो मीनू को कुछ भी नहीं पता है रसोई के अंदर क्या कहाँ रखा है। आप बता दीजिए उसे कम से कम, वरना मैं ही उसकी हेल्प करवा देता हूँ। चुप कर जोरू का गुलाम। अभी पत्नी को आए हुए 4 दिन नहीं हुआ है और उसके पीछे पीछे आकर रसोई में काम करवा रहा है। अरे क्या कहेंगे लोग? चल जाकर अपना ऑफिस का काम कर, वरना तुझे ढंग से सबक सिखा दूंगी अभी। और तुम बहू रानी, ये जो तुम्हारी जुबान कैसी की तरह चल रही है ना, उसे बंद कर लो और हाथ को चलाओ। तुम हाथ चलाओगी तो जल्दी काम होगा। चलो जल्दी करो, 10 मिनट के अंदर 4 पकोड़े तैयार करके मुझे ला कर देना। मम्मी जी, आपको तो मैं ही राइट करूंगी, क्योंकि मेरे अलावा आपको कोई सीधा कर भी नहीं सकता इस घर में। अरे बहू, कहाँ मर गई? पानी लेकर आ। कितनी मिर्ची डाली है पकोड़े में? क्या हुआ मम्मी जी, क्या हुआ?
जा रही हैं? अरे आपकी आंखों से आंसू क्यों मम्मी जी? आपकी आंखों से आंसू कैसे बहने लगे? अरे सत्यानाशी, जा पहले एक गिलास पानी लेकर आ, जल्दी जा। कितने तेज पकोड़े बनाई है तूने, बोला भी नहीं जा रहा है, हमारी जुबान जल गई। अरे मम्मी जी, आपकी जुबान से तो कम ही तेज पकोड़े बने हैं। मैंने उतनी मिर्ची कहाँ डाली है, वो तो आपकी जुबान तेज है, इसलिए आपकी जुबान को तेज लग रहे हैं पकोड़े। अरे चाहती है कि जान ही लेकर मानेगी। जाना, पानी लेकर आ पहले मेरे लिए। ठीक है, आप इतना बोल रही हैं तो आपके लिए पानी ला ही देती हूँ। ये तो शुरुआत है मम्मी जी, आगे आगे देखिए आपके साथ क्या होता है। करम जली नास मिट्टी, कैसी भजिया बनाई है, कैसे पकोड़े बनाई है, लगता है मिर्च डाल दी है। हमसे ना जाने किस जन्म का बदला लिया है इसने। अरे इतने तेज पकोड़े खाकर हमारी अतड़ियां जल जाएंगी, धुआं निकलने लगा हमारे कानों से तो। ठहर जा, जरा पानी पी लेते हैं, फिर तुझे मजा बताते हैं। तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमें इतना तेज पकोड़ा बनाकर दी है, हम सब जानते हैं। तूने कांता देवी से पंगा लिया है। कांता देवी से पंगा लेना बहुत महंगा पड़ता है। देखो ना, कब से पानी लेने गई है, मैं जानती हूँ ये मुझे परेशान करने का तरीका है इसका। ठहर जा, तुझे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। अरे कहाँ गई, मर गई कि जिंदा है? अरे हाँ मम्मी जी, गिलास ढूंढ रही हूँ, गिलास मिलेगा तभी तो पानी लेकर आऊंगी। अब आप बुजुर्ग हो, थोड़ा पानी गर्म करके लाना पड़ेगा। हाय राम, गर्म पानी पिलाकर और मेरी जुबान जलाएगी क्या? अरे पानी ठंडा ही लेकर आ, फ्रिज का पानी लेकर आ मेरे लिए। मैं कोई इतनी बुजुर्ग नहीं हूँ कि गर्म पानी पीऊंगी। अच्छा तो ठीक है, ला रही हूँ, जरा धीरज रखिए। देखो तो जरा, 4 दिन की आई बहू ने इतने रंग दिखाने शुरू कर दिए। इसे तो मैं सबक सिखाऊंगी, ठहर जा तू। चौरी बदतमीज बहू, तुझे तेरे माँ बाप ने यही सिखाया है? तू मुझे मिर्ची वाले पकोड़े खिलाएगी? मम्मी जी, मुझे लगा आपकी जुबान इतनी तीखी है, इसलिए आपको तीखे ही पकोड़े पसंद होंगे, बस इसलिए मैंने बना दिए। जुमा हफ्ता भर भी नहीं हुआ है तुझे यहाँ आए और तू मेरे ऊपर हुक्म चलाएगी? ठहर, तुझे अभी बताती हूँ। खबरदार मम्मी जी, मारना तो दूर की बात है, यदि आपने मेरे ऊपर हाथ उठाने की भी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुझे अपनी बड़ी बहू समझने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना आप, समझ में आई आपको? वरना मैं अच्छे को पानी पिला देती हूँ। हाय राम, जुबान तो देखो कैची की तरह जुबान चल रही है इसकी। अनुज इधर आ। क्या अनुज कर रही है मम्मी जी? इस घर में मर्दों को बोलने का अधिकार नहीं है, ये तो आप ही के नियम है ना, इसलिए इस मैटर में भी नहीं बोलेगा कोई, समझ जाइए आप। क्या बात है मम्मी, क्या शोर कर रही हो, क्या हुआ? देख अपनी इस नक्शही बीवी को, 4 दिन हुआ है यहाँ आए और मुझसे जबान लड़ा रही है। मुझे इतनी मिर्च वाले पकोड़े खिला दिया इसने और ये मजे ले रही है। आप जाइए मम्मी, मैं बात करता हूँ इससे। सुन, ऐसी खबर लेना कि ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। अब हाँ, आप जाइए। अरे मुझे पता है तू क्या इसकी खबर लेगा। मेरे सामने इस पर हाथ उठा, मेरे सामने से 2 तमाचे मार खींच कर। अरे मम्मी, आप क्यों नाराज होती हैं? आप जाइए ना। मैंने कहा तू इसे 2 तमाचे मार रहा है या नहीं, बता मुझे। देखती हूँ कौन मुझे इस घर में हाथ लगाकर बताता है। जिसने मुझे हाथ लगाया उसकी ही खटिया खड़ी बिस्तर गोल कर दूंगी। मुझे भी अच्छे से पता है, मैं भी पढ़ी लिखी लड़की हूँ। इस घर के मर्दों को तो आपने हिजड़ा बनाकर रखा है, हिजड़ा। लेकिन मुझे आप शांत नहीं करा सकती, मुझे चुप नहीं करा सकती आप। मैं अत्याचार बिल्कुल नहीं सहूंगी। देखा इसने क्या बोला? इसने बोला कि तुम लोग हिजड़े हो। अरे कुछ तो बोल, क्या मुंह में दही जमाकर खड़ा है ये? क्या बोलेंगे? आपने उनकी जुबान पहले ही सिल दी है, तो क्या बोलेंगे वो? इस घर में मैं आ गई हूँ आपकी टक्कर की, मैं आपसे टक्कर लूंगी। मैंने भी महीने भर के अंदर यदि तेरा डेरा ना बंधवाया और मायके वापस ना भिजवाया ना, तो मेरा भी नाम कांता देवी नहीं, कांता देवी। नालायक औलाद पैदा की है मैंने। ये क्या मीनू, तुम्हें इस तरह से बात नहीं करनी थी माँ से, इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी थी। अच्छा, और वो जो मेरे साथ कर रही हैं वो ठीक है। आप एक बात सुन लीजिए, यदि बोल नहीं सकते हो तो फिर शांत ही रहिए। मैं अपनी जगह खुद बनाना जानती हूँ, मुझे बड़ी दीदी मत समझिएगा। उन्होंने अपनी बसी बसाई गृहस्थी छोड़कर चली गई, लेकिन मैं जाने वाली नहीं हूँ। मैं यहीं रहूंगी और उनकी छाती पर मूंग दलूंगी। इनका सारा ऐठीलापन निकाल कर रहूंगी मैं, ये वादा है मेरा आपसे। इसी तरह धीरे धीरे समय बीतता रहा। मीनू और कांता देवी की लड़ाई आए दिन होती ही रहती थी, लेकिन मीनू कांता देवी की बातों से बिल्कुल नहीं डरती थी। वो उनकी बातों का डटकर जवाब देती थी। धीरे धीरे करके 6 महीने बीतने लगे थे। मीनू सारे घर का काम बहुत जिम्मेदारी से करती थी, हर किसी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, यहाँ तक कि अपनी सास कांता जी का भी ख्याल रखती थी। लेकिन जो कड़वी बातें वो बोलती थी, उसके लिए मीनू आवाज जरूर उठाती थी। ये सब क्या है मम्मी जी? आप मेरा सामान कहाँ लेकर जा रही हैं? और कमरे के बाहर मैंने देखा आपने मेरा बहुत सा सामान बाहर रख दिया है, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? मेरा सामान मेरे कमरे से क्यों निकाल रही हैं? तेरा कमरा? कहाँ से तेरा कमरा है ये? तूने अपने बाप के घर से तो नहीं लाई है ये कमरा? मेरे कमरे में रहते रहते अब मुझे बोर लगने लगा है, इसलिए अब मैं इस कमरे में रहूंगी। तू अपना सारा सामान समेट और उस कमरे में जाकर रहना। यदि तू सीधे से नहीं निकलती है तो तुझे धक्के मारकर इस कमरे से बाहर कर दूंगी मैं, समझ में आई तुझे?
ऐसी बात है मम्मी जी, यदि आप प्रेम से बोलते तो मैं बेशक इस कमरे को छोड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन आप यदि जिद पर आ गए हो तो मैं बिल्कुल इस कमरे को नहीं छोड़ूंगी। यदि मैं अपने मायके से ये कमरा लेकर नहीं आई हूँ तो आप भी कोई अपने मायके से ये कमरा लेकर नहीं आई हैं। हाय राम, देखा आपने, देखा कैसी बात करती है ये, देख रहे हो आप? हाँ हाँ, सब देख भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ। मुझे तो बहुत नींद आ रही है। ये डायन सच ही बोल रही थी, इस घर के मर्द नहीं हिजड़े हैं हिजड़े। देखती हूँ मैं कौन मुझे ये सामान बाहर ले जाने से रोकता है। तेरा बाप भी नहीं रोक पाएगा, तू तो दूर की बात है। मम्मी जी, पापा तक मत जाइए, पापा तो दूर की बात है, अभी तुम मेरा ही सामना कर लीजिए। आप कैसे आप मेरा सामान बाहर लेकर जाती हैं, आज मैं भी देखती हूँ। मेरे होते हुए यहाँ से मेरी एक बिंदी तक कोई बाहर नहीं ले जा सकता। हट जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हट जा बोलती हूँ मैं। मम्मी जी, मुझे आप हटाने की बात तो दूर है, हिलाकर भी बताइए तब मैं मानूं। हे भगवान, कैसी बला सर पर आकर बैठ गई है, कैसी मुसीबत मोल ले ली है मैंने तुझे इस घर की बहू बनाकर। मेरी बड़ी बहू के मुँह में तो जुबान भी नहीं थी, जुबान मेरे सामने, और तू कैची की तरह जुबान चलाती है। किसी दिन तेरी जबान को पकड़कर कैची से काट ही दूंगी। ओफो मम्मी जी, बस करिए, ये डींगे किसी और के सामने हाकिए, मेरे सामने मत हाकिएगा आप। चुपचाप जैसे कमरे में अंदर आई थी वैसे ही चले जाइए। मेरा सामान मैं यहाँ से हिलाने भी नहीं दूंगी, वरना लोग ये ना बोले कि बुढ़ापे में बहू के क्या तेरा कहने का मतलब क्या है? कि तू मुझे मारेगी मेरे ऊपर हाथ उठाएगी? हाय राम, कैसी बहू है, अपनी सास पर हाथ उठाने की बात कर रही है। अरे मम्मी जी, मैंने ये सब कहाँ बोला है, मैं तो बस इतना बोल रही थी कि लोग ये ना बोले कि बुढ़ापे में बहू के हाथ। अरे राम राम राम, हे भगवान, किसको लक्ष्मी को अपने घर की बहू बना लिया मैंने। हे भगवान, कहाँ गए घर के सभी लोग? इसको लक्ष्मी की बात क्या नहीं सुन रहे हैं? कैसा भला बुढ़ा मुझे सुना रही है ये। अरे तुम दोनों बाप बेटे सामने बैठे बैठे टीवी देख रहे हो, सारी बातें सुन रहे हो, फिर भी तुम लोग अपनी जुबान पर दही जमा कर बैठे हो। ये क्या मीनू, तुम कैसे बात कर रही हो माँ से? तुम्हें थोड़ी सी समझदारी भी तो होनी चाहिए। जानता हूँ कि माँ बड़बोली है, माँ गुस्से में कुछ भी बोल देती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम भी अपनी मर्यादा भूलोगी। आपको क्या लगता है मेरे ऐसे संस्कार हैं? नहीं, मेरे ऐसे संस्कार बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जो औरत अपनी उस बहू को घर से निकाल सकती है, जो बहू 4 साल तक उसकी सेवा की है, उस बेटे को घर से निकाल सकती है, जो बेटा उनके लिए सब कुछ करने को तैयार था। अच्छी भली चाय को मम्मी जी शक्कर कम, चाय पत्ती ज्यादा, अदरक कम, ये बताकर उनसे लड़ाई करती थी। सब्जी में हर दिन नुक्स निकालती थी, कभी चावल पर से लड़ाई होती थी, कभी रोटी पर से लड़ाई होती थी। हर दिन उनका जीना हराम करके रखा था उन्होंने। आए दिन अपनी बहू पर हाथ उठाती थी मम्मी जी। वो बेचारी सीधी सादी थी, इसलिए सब कुछ बर्दाश्त कर लिया उसने। और उसके बाद जब अति हुई तो भैया उन्हें लेकर यहाँ से चले गए। अरे तुम्हारे साथ यदि अति हो रही है तो मैं भी तुम्हें लेकर चलता हूँ, लेकिन प्लीज हाथ जोड़ता हूँ मैं तुमसे, तुम ऐसी हरकतें मत करो। हम भी अलग जाकर रहेंगे भैया भाभी की तरह और सुकून से अपना जीवन जिएंगे। ये अच्छी कही आपने, हम क्यों जाए भला, ये हमारा भी घर है। जितना अधिकार मम्मी जी का है उतना ही अधिकार हमारा भी है इस घर में। हम जाने वाले नहीं है कहीं भी। भैया भाभी बहुत बड़े बेवकूफ़ इंसान हैं जो अपने घर को छोड़कर किराए के मकान में रह रहे हैं जाकर। अरे जिम्मेदारियां उठानी पड़ती हैं, कितनी परेशानी होती है किराए के मकान में। इतना बड़ा महल छोड़कर वो लोग घर से गए हैं, परिस्थिति का सामना करना चाहिए, उससे डरकर पीछे नहीं भागना चाहिए। इस घर में जितनी गलती मम्मी जी की है ना, उससे कहीं ज्यादा गलती आप तीनों मर्दों की है। यदि मम्मी जी कुछ गलत करती हैं तो आप लोग चुप होकर सारी चीजें सहते रहते हो, सुनते रहते हो, देखते रहते हो। गलती यहाँ आप लोगों की है। गलत के प्रति आवाज न उठाना भी एक बड़ा अपराध होता है। भाभी के साथ इतना गलत होते रहा, लेकिन आप लोगों ने एक शब्द भी नहीं बोला, इसलिए उनकी सह बढ़ गई है। इसलिए वो मेरे साथ भी वैसा ही करना चाहती हैं जैसे अपनी बड़ी बहू के साथ किया है। आप लोग चुप हो, चुप ही रहो तो ही अच्छा है, मौन हो तो मौन ही रहो तो ही अच्छा है। और यदि आपकी जुबान खुल रही है तो सत्य और असत्य में सत्य की बातें करिए, सच का साथ दीजिए, जो गलत है उसका विरोध करिए कम से कम, तो ये गलत होना बंद हो जाएगा। बहू ने आज बिल्कुल सच बोला है, मेरी अंतरात्मा जगा दी है इसने, मेरा जमीर जाग उठा है इसके ऐसे बोलने से। जब तक मैं आवाज नहीं उठाऊंगा गलत के खिलाफ, तब तक मेरे बेटे भी इसी तरह मौन रहेंगे मेरे जैसे। शांता, ये वकील साहब यहाँ क्यों आए हैं? वकील साहब को मैंने यहाँ बुलाया है, मैं अपनी सारी जायदाद अनाथ आश्रम में दान कर रही हूँ। तुम्हारा दिमाग ठिकाने में तो है? क्या पागलों जैसी बात कर रही हो? चुप करो, तुम्हें बोलने का अधिकार किसने दिया है? मुंह बंद रखो अपना। इस प्रॉपर्टी की मालकिन मैं हूँ, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। इन नालायक बेटों और बहुओं के लिए मैं अपनी प्रॉपर्टी छोड़कर जाऊँ यहाँ? बिल्कुल नहीं, मैं सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर दूंगी और फूटी कौड़ी इन लोगों को नहीं दूंगी। अच्छा, आप सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान कर दोगे और हम लोग यहाँ बैठकर आलू छीलेंगे क्या? तू कौन होती है ये सब बोलने वाली मुझसे? हैं? इस घर की बहू हूँ, इस घर की बहू होने के नाते मेरा पूरा अधिकार है ये सब बोलने का। आप इस घर की फूटी कौड़ी भी अनाथ आश्रम में दान नहीं कर सकते हैं जब तक हम लोगों की मर्जी ना हो। अच्छा, तो ये सब अपने बाप के घर से तो नहीं लाई है जो यहाँ पर मुझे ज्ञान दे रही है?
मम्मी जी, बाप के घर से तो आप भी नहीं लाई हैं ये सब तो पापा जी और इन लोगों की मेहनत का बनाया हुआ है और पुश्तैनी मकान है। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे बाप तक जाएगी हैं? क्यों, आप मेरे बाप तक जा सकती हैं तो मैं नहीं जा सकती हूँ? और खबरदार, अपने हाथों को अपने कस्बस में रखिए, वरना हाथ भगवान ने मुझे भी दिए हैं। कैसा पति और कैसा बेटा है जो अपनी बहू और अपनी पत्नी के हाथ इतना कुछ सुनवा रहा है मुझे, लेकिन एक शब्द भी नहीं बोल रहा है। इसने सच ही बोला था कि इस घर के मर्द मर्द नहीं, हिजड़े हैं हिजड़े। तुमने मुझे चांटा मारा इस पराई लड़की के लिए जो अभी 6 महीने हुए हैं मुश्किल से यहाँ आए। चुप कर। तूने किससे पूछकर यहाँ वकील बुलवाया और किससे पूछकर ये प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम में दान करवा रही है? तूने आज तक बहुत बोल लिया और बहुत कह लिया और हमने बहुत सुन लिया। बहुत बोल लिया तूने, बहुत बोल लिया, बहुत अत्याचार कर लिया सारे घर वालों के ऊपर। बहुत हो गया तेरा अत्याचार। अब तू नहीं बोलेगी, अब सिर्फ मैं बोलूंगा और तुझे सुनना पड़ेगा। मेरे राम सीता जैसे बहू बेटों को घर से निकाल दिया तूने, सीता जैसी बहू पर इतना अत्याचार किया और अब इस बहू के पीछे भिड़ गई। अरे कैसी सास है तू? तुझे बहुत शौक लगा है ना प्रॉपर्टी दान करने का। एक काम करता हूँ, तुझे तेरे हिस्से की प्रॉपर्टी दे देता हूँ और तुझे तलाक दे देता हूँ, फिर शौक से अपने हिस्से की प्रॉपर्टी को दान कर देना तू। मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं रहेगा। मैं अपने बहू बेटों के साथ खुश रहूँगा, मुझे ये पता है। अच्छा हुआ जो तूने खुद वकील को बुलवा लिया। वकील साहब खोलिए वसीयत, लिखिए। मैं आपको बताता हूँ वसीयत कैसे लिखते हैं। तू क्या बोल रही थी कि हम लोग हिजड़े हैं हिजड़े? अरे तूने हमें हिजड़ा ही बना कर रखा था, मर्द बनने कहाँ दिया है? अपने आगे एक शब्द भी नहीं बोलने दिया है हमें। जिस दिन से तुझसे शादी की है मैंने, मेरी तो ज़िंदगी ही नरक बन गई है। वो तो माँ बाप अच्छे थे मेरे, इसलिए बस किसी तरह तेरे साथ अपना जीवन काट लिया। माँ बाप के मरने के बाद तो तूने मेरे जीवन को और भी ज़्यादा बद से बदतर बना दिया। ये जो तलाक की आज बात उठी है ना, ये तो पहले ही हो जाना था, लेकिन क्या करूँ, नहीं दे पाया। मजबूरी थी मेरी, माँ बाप के वचनों में जो बंधा था। लेकिन अब नहीं, अब तुझे किसी भी कंडीशन में तलाक देकर ही रहूँगा। अरे मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो ही गई है, लेकिन मैं अपने बहू बेटों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दे सकता। और ये क्या बोल रही हैं आप? बुढ़ापे में मुझे तलाक देंगे अब आप? हाँ, जब जागो तभी सवेरा। अब मुझे अपने जीवन को जीना है। मैं आराम से शांति से सुकून से जीना चाहता हूँ अपने बहू बेटों के साथ। ये रोज दिन की किलकिल परेशान हो चुका हूँ, त्रस्त हो चुका हूँ मैं तुझसे। ना ही तूने पति को पति समझा है, ना ही बेटों को बेटा समझा है, ना ही बहू को बहू समझा है। अरे तू अपने आप में ही सर्वोपरि बनना चाहती है। तुझे लगता है कि तू जैसा कहेगी लोग वैसा ही करेंगे। ऐसा नहीं होता। मैंने जो करना था सो कर लिया, बड़े बहू बेटों ने जो सहना था सो सह लिया। अब तू छोटे पर भी अपना हुक्म चलाएगी, लेकिन अब नहीं। अब बिल्कुल पानी सर से ऊपर चला गया है। अब मैं तुझे तलाक देकर ही रहूँगा। वकील साहब भी हैं, मौका भी है, मैं तुझे तलाक दे ही देता हूँ। कम से कम तुझसे छुटकारा जो मिलेगा मुझे। अरे नहीं जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं जान गई हूँ, समझ गई हूँ कि मेरी गलती थी। मैंने बहुत परेशान किया है बड़ी बहू को और बड़े बेटों को। आपको भी मैंने इतने सालों से बहुत परेशान किया है। अब मुझे माफ़ कर दीजिए। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। लोग क्या कहेंगे? आप बुढ़ापे में मुझे घर से निकालेंगे, तलाक देंगे, लोग क्या कहेंगे? माफ़ कर दीजिए जी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। दोबारा जीवन में कभी भी ऐसी हरकत नहीं करूंगी मैं आपसे वादा करती हूँ। मैं खुद जाकर अपने बड़े बेटी बहू को मना कर लेकर आऊंगी इस घर में। वकील साहब, मैंने आपसे क्या बोला है? क्या आपको कम सुनाई देता है? लिखिए वसीयत। नहीं जी, माफ कर दीजिए, एक मौका दीजिए। बेटा मीनू बेटा, अनुज बेटा, मेरे ऊपर तरस खाओ बेटा। अपनी इस बूढ़ी माँ को बेघर होते देख सकते हो तुम। मीनू बेटा, एक आखिरी मौका हर इंसान को मिलना चाहिए। वो आखिरी मौका मुझे दे दे बेटा। बोल तू इन लोगों से, बोल बेटा। वचन देती हूँ बेटा, आज के बाद जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी, कभी कोई ऐसा काम नहीं करूंगी जिससे तुम लोगों को कभी भी ठेस पहुंचे, या बड़ी बहू के साथ भी कभी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। पापा जी, मम्मी जी के आंसू साफ साफ बता रहे हैं कि उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। पापा जी, उन्हें एक मौका दे दीजिए। हाँ पापा, एक मौका तो हर किसी को मिलना चाहिए। माँ ने जो किया सो उन्हें आज सब कुछ समझ में आ गया है। माँ खुद बोल रही है ना कि आज के बाद जीवन में कभी ऐसी गलती नहीं होगी। पापा, माँ को माफ कर दीजिए। हाँ पापा जी, एक बार माफ कर दीजिए मम्मी जी को। मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूछी जाती है या नहीं, आप बताइए। हाँ पापा, प्लीज़ पापा माफ़ कर दीजिए। यदि बड़े भैया और बड़ी भाभी को ये बात पता चलेगी तो उन्हें भी बहुत दुख होगा। हम आज ही जाकर बड़े भैया और भाभी को लेकर आते हैं। ठीक है बेटा, यदि तुम दोनों बोल रहे हो तो मैं इस कलमुही को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यदि जीवन में फिर कभी इसने ऐसा करने की कोशिश भी की तो वो दिन इस घर में इसका आखिरी दिन होगा। इस तरह सभी लोग कांता जी को माफ कर देते हैं और उनके पति भी उन्हें माफ कर देते हैं। अब कांता जी पूरी तरह सुधर चुकी थी। दोनों बहू और बेटों के साथ बहुत अच्छे से रहने लगी थी वो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको स्टोरी? कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, जब तक के लिए बाय बाय।